डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो कि एक आधारशिला रही है जीनोमिक्स के लिए। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो मनुष्यों में जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें कि आपके एक्स और जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि 46 जो बनाएंगे, अर्थात जो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर्स हैं, उनका एस्टिमेशन किस तरह से होगा। जो एवरेज जो जीन है 3000 बेसिस की, जो साइजेस हैं वो किस तरह से हैं। हमारा 3% तक जीनोम एनकोड करता है एमिनो एसिड को। रेस्ट जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ये अननोन होती हैं। 50% अभी तक अननोन है कि उनका क्या काम होता है। तो जो रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि कोई आपके कोडिंग नहीं कर रही है, नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस होती हैं, वो ज़्यादातर हिस्सा बनाती हैं ह्यूमन जीनोम का। इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन ये लाइट शेड करते हैं ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा है, डायनामिक्स कैसा है, एवोल्यूशन कैसा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स उपस्थित होती हैं, और जितने भी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सभी में। कहाँ पे अंतर होता है कि 0.2% का अंतर होता है जीनोमिक सीक्वेंसेस में डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अकर होते हैं, सिंगल बेस डिफरेंसेस कहलाते हैं। और ये सिंगल बेस डिफरेंसेस जो होते हैं, ये कहलाते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक SNP अकर करती है लगभग 1000 बेस पेयर। 1000 बेस पेयर्स हो गए तो अचानक से आप देखोगे कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज हो गया। तो 85% जो डिफरेंस होता है ह्यूमन डीएनएज में, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs के आधार पर ही होता है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखें तो 1986 में आइडिया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। 1990 में प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। उसके बाद में 1994 में जेनेटिक प्राइवेसी एक्ट ने रेगुलेट किया था कि कलेक्शन स्टोरेज जो डीएनए सैंपल का होना चाहिए वो रेगुलेटेड होना चाहिए। 1996 में वेलकम ट्रस्ट ने ज्वाइन किया था इस प्रोजेक्ट को। 1998 में कैलेरा जीनोमिक्स ने, जो कि प्राइवेट कंपनी थी क्रैग वेंटर की, उन्होंने भी सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद में 1999 में कंप्लीशन हो गया था सीक्वेंस का क्रोमोसोम 22 का। पहला क्रोमोसोम जो कि फर्स्ट सीक्वेंस हुआ था वो क्रोमोसोम नंबर 22 था। 2000 में पूरा वर्किंग ड्राफ्ट बन गया था इंटायर ह्यूमन जीनोम का। 2001 में एनालिसिस हो गया था वर्किंग ड्राफ्ट का। 2003 में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई थी, और अपने 2 साल से पहले ही ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, कि जो मनुष्य का जो डीएनए होता है उसमें कौन कौन सी जीन्स हैं उनका पता करना, उनका जेनेटिक लिंकेज मैप बनाना, उनका एक फ़िज़िकल मैप बनाना। लिंकेज मैप मतलब कितनी लिंक्ड जीन्स हैं, कितनी ऐसी जीन्स हैं जो पास पास हैं, जो एक साथ ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंकेज मैप का निर्माण करना, फ़िज़िकल मैप का निर्माण करना, जो दूर दूर जो जीन्स, मतलब एक जीन के मध्य कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो फिज़िकल मैप कहलाता है। ऐसी टेक्निक बनाना जिससे मैनेजमेंट हो सके ह्यूमन जीनोम इन्फॉर्मेशन का, क्या काम है इन जीन्स का। सीक्वेंसेस को एनालाइज करना, जो कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स में वो कैसा है, उसके लिए एक डेटाबेस बनाना, बायोलॉजिकल डेटाबेस निर्मित करना, ऐसे टूल्स निर्मित करना जिससे कि हम उस डेटा को एनालाइज कर सकें, हम उस ट्रांसफ़र कर सकें, उसको शेयर कर सकें इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस वेबसाइट, जो कि हमने बायोलॉजिकल डेटाबेसेस वाले प्रेजेंटेशन में देखा था। कई प्रकार के एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जुड़े रहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में, कि जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ बराबर होना चाहिए, और आपका किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आपने, कौन सी पॉपुलेशन का आपने डीएनए स्टडी किया है, उसमें कौन कौन से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लिनिकल इश्यूज़ रहते हैं इसमें, आपके हेल्थ और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ रहते हैं, कमर्शलाइजेशन रहता है प्रोडक्ट्स का, एजुकेशन स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल रहता है, पेटेंट इश्यूज़ इससे रिलेटेड रहते हैं। की फाइंडिंग्स इसकी रही थी, ड्राफ्ट 2001 में हुआ था, कंप्लीट हो गया था ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट 2003 में। उसके बाद में ये पता चला था कि 22,300 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं ह्यूमन बींग्स में, और ये जो ह्यूमन जीनोम है ये सिग्निफिकेंटली मोस्ट सेगमेंटल डुप्लीकेशंस दिखाता है। और जब ये ड्राफ्ट सीक्वेंस पब्लिश हुआ था, उसमें ये पता चला था कि जो वर्टिब्रेट स्पेसिफिक 7% ऑफ प्रोटीन फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक तरह का, जहाँ पे इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, उस लैब का एक फ़ोटोग्राफ है, जो किस तरह से
ह्यूमन जीनोम का जो डिकोडिंग जो किया गया था वो एक लाइब्रेरी के रूप में यहाँ पे स्टोर्ड है। इसके कई सारे अचीवमेंट्स रहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, क्योंकि ह्यूमन जीनोम अप्रॉक्सीमेटली 3.1 बिलियन बेस पेयर्स का है और ये जीनोम जो है उसको टुकड़ों में स्टडी किया गया था इन फॉर्म ऑफ ए मेगा प्रोजेक्ट। ये जो पीसेस थे, मतलब शुरू में आपके पास एक बहुत बड़ा डीएनए का एक साइज़ होता है, उसको आपको फ्रेगमेंटेशन करना होता है, उसको किसी वेक्टर के माध्यम से ट्रांसफ़र कराना होता है। तो जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक को यूज़ किया गया था, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डिराइव्ड होता है, जिसको कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया था। अब इस वेक्टर में जिसमें कि जीन्स प्रेजेंट थी उसको इंसर्ट किया गया था बैक्टीरिया में, जहाँ पे कि बैक्टीरिया ने अपनी डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी से उसको प्रोसीड अप किया। उसके बाद में ये भी देखा गया कि यैक को भी यूज़ किया गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को भी इसमें एम्प्लॉय किया गया था एज ए वेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ायर्ड जीन्स को। उसके बाद में जैसे ही जो पीसेस थे, जो आपके पास फ्रेगमेंट्स जो अभी डीएनए के उपलब्ध थे, उनकी हमें सीक्वेंसिंग करनी थी। उनकी जो सीक्वेंसिंग करनी थी वो शॉर्ट गन प्रोजेक्ट के द्वारा ही संभव हो पाती। तो जो लार्ज साइज़ के जो बेस पेयर्स थे उनको बना के क्रोमोसोम बनाया गया। तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल शॉटगन अप्रोच। लेकिन क्योंकि पहले जीनोम को तोड़ा गया, छोटे छोटे चंक्स में, फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया, उसके बाद में उन फ्रैगमेंट्स को मैपिंग करके क्रोमोसोम बनाया गया, और वो मेथड क्या कहलाएगा? हायरार्किकल शॉटगन अप्रोच। फंडिंग ज़्यादातर यूएसए के द्वारा हुई थी और उसमें वेलकम ट्रस्ट ने भी, और यूके के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वेलकम ट्रस्ट ने भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उस तरह से इसके साथ में कोलैबोरेशन में वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट भी था, वेलकम जीनोम कैंपस वाशिंगटन भी था, और यूनेस्को जो था वो एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर के रूप में इन्वॉल्व था डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में यूनेस्को का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से आई होप यू आर एबल टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।